हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और मैं संजीव स्वागत करता हूं आप सभी को संजीव मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए जो जिनका मिशन 2022 है, जो विद्यार्थी 2022 में मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक साइंस का सीरीज लॉन्च किया था। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है और आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहे हैं। और ये आपका सुपर 30 है। सुपर 30 बोले तो इसमें आपको 30 प्रश्न मैं बहुत ही कम समय लेके आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे दोस्त, इतना गारंटी रखो ना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं, आपके लिए मात्र मैं 10 सेट करवाऊंगा। सेट नंबर 2 है, मात्र 10 सेट करवाऊंगा। इसका मतलब मात्र मैं आपको 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए करवाऊंगा। और इससे बाहर ना एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एग्ज़ाम के बाद ना आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों में आप इसको शेयर जरूर करना, ठीक है ना। शेयर करना, अधिक से अधिक लाइक करना, और अगर वीडियो बढ़िया लगता है ना तो सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का एक प्यारा सा मोटिवेशनल पॉइंट। अब दोस्त देखो, अब ये जो पॉइंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगर चला मेरे तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि अच्छा आई ना पढ़बई, आई के बदला कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, चोरी होतई, चमारी कर ले, आ कैसू टॉप कर ले, तो ये बैठ कर सोचने से ना कुछ नहीं होगा। बस अपना कॉपी कलम किताब खोलो, क्योंकि ये जो जमाना है ना मेरे दोस्त, सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखता है, कितना नंबर है, कितना परसेंटेज है, सिर्फ ये देखता है, ठीक है ना। बैठ कर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अपना पंखों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जमाना है ना, ये जो दुनिया है ना, सिर्फ ये आपका प्रगति देखता है। अगर तूने बढ़िया रिजल्ट लाया ना तो अड़ोस पड़ोस वाला बोलेगा नहीं, ये बंदा शुरू से मेहनत किया है। जबकि तुम्हारा रिजल्ट अगर खराब हो गया ना तो यही लोग बोलेंगे ना कि दिन भर तो मोबाइल में लगल रही, पबजी खेलते रहे, फ्री फायर खेलते रही। तो दोस्त, ऐसा बोलने को मौका नहीं दो किसी को। मेहनत करो और बढ़िया रिजल्ट दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सुपर 30 सेशन को बिना समय को बर्बाद किए हुए। और आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। और दोस्त, पहला प्रश्न ही आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने सेट 1 में करवाया है, कि जो एमीटर होता है उससे हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं। तो अगर आपने सेट नंबर मेरा पहला देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि हम लोग आम मीटर से क्या चीज़ मापते हैं, धारा मापते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग विद्युत परिपथ में ना, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या चीज़ में जोड़ते हैं, एमीटर को, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत मोटर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए, ये अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच ना गर्म तार में लगाया जाता है। स्विच कहाँ पे लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो आपको पता होगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जबकि अगर क्षार पूछता तो क्षार का क्या होता, 7 से अधिक। जबकि लवण पूछता तब क्या होता, 7। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न आपके सामने है, वो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो आपको पता है कि जो क्रायोलाइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है।
क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसका फॉर्मूला भी याद रखिए कि ये जो क्रायोलाइट है, एग्जाम में आता है कि क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि Na3Al क्या होता है? थोड़ा सा फॉर्मूला है बड़ा, लेकिन याद कर लीजिएगा। Na3Al ये फॉर्मूला किसका है? क्रायोलाइट का। और ये अयस्क किसका है? तो ये आपका एल्यूमिनियम का है। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो ये कोई कहने वाली बात है भैया? ये तो हरे पौधे में होती है। ये तो कोई बच्चा भी आकर बोल देगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, और अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहते हैं? रासायनिक दूत हम लोग किसको बोलेंगे? तो बताइए, रासायनिक दूत हम लोग किसको बोलते हैं? ये हम लोग हार्मोन को बोलते हैं। हार्मोन को क्या बोलेंगे? रासायनिक दूत, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखो, ऑप्शन ए और डी ये दोनों थोड़ा तबीयत खराब है, खांसी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार कंफ्यूजन में मत पड़ना कि चिपको आंदोलन है ना, वो वन संरक्षण से संबंधित है, जबकि वृक्षारोपण से संबंधित नहीं है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था कहाँ? उत्तराखंड में। जो उस समय ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में, जो उस समय उत्तर प्रदेश में ही आता था, ठीक है ना। चलिए, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आपका अगला क्वेश्चन है सर, ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण, कौन दर्पण? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर बोले तो F और वक्रता त्रिज्या बोले तो R, ये दोनों में क्या चीज का रिलेशन होता है? तो ये दोनों में रिलेशन होता है क्या चीज का? R बराबर F/2 का होता है। कोई दिक्कत? अब आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। तो बोला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उस कोण को क्या बोलते हैं? तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे। चलिए आगे बढ़िए सर। आगे जब बढ़िएगा तो ये अगला प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है मेरे दोस्त, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। जबकि स्पष्ट दर्शन का अधिकतम बिंदु क्या होता? तो वो अनंत है। इसके लिए कोई मतलब शोर शराबा नहीं है, ठीक है ना। मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास वक्त है पढ़ने का, इसीलिए मन लगा के पढ़ लो, ठीक है ना, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है तो आपको याद होगा कि सर वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वो विद्युत विभव का होता है, और विद्युत विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं। तो V बराबर क्या होता था? V बराबर होता था W/Q, ठीक है ना। अब W यानी कि काम, तो काम का SI मात्रक क्या होता है? बोलिए। अरे भैया, काम का SI मात्रक जूले ना होता है, और बटा, और ये आपका Q मतलब आवेश, तो आवेश का क्या हो जाएगा? बोलिए। कूलम्ब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बोलना रे भाई। तो यानी कि क्या हो जाएगा? V बराबर यानी कि विभव यानी कि वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो जूल बटा कूलम्ब, यानी कि 1 जूल बटा कूलम्ब। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए ना सर, क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि जो अमीटर होता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो उसको हम लोग विद्युत जो परिपथ होता है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
इसको हम लोग जोड़ते हैं कौन सा क्रम में सर, श्रेणी क्रम में। तो इसीलिए आपका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है। विद्युत शक्ति यानी कि P। तो P बराबर क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने बढ़िया से इसका डेरिवेशन अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि देखिए ये P बराबर मतलब क्या, VI भी हो जाएगा। और हम ओम के नियम से अगर सर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V² बटा R भी हो जाएगा और I² ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो ससुरा B नंबर है, ये B नंबर नहीं होगा। P बराबर देखिए ये भी होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, P बराबर ये भी होगा और P बराबर ये भी होगा। लेकिन P बराबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B। तो कौन नहीं होगा, तब B नहीं होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, एक कूलम्ब किसके बराबर है। तो आपको पता होगा कि I बराबर क्या होता है, Q बटा T। अरे होता है कि नहीं होता है। अब यहां से सर अगर I के बटा में 1, तो यहां से अगर हम लोग Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए IT नहीं हो जाएगा, Q बराबर IT। अब Q बराबर IT यानी कि I मतलब धारा, तो धारा क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड। यानी कि एम्पियर गुने सेकेंड, एक तो भाई मेरे छुपा हुआ रहता है, तो एम्पियर गुने सेकेंड आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर कोई भी दिक्कत है ना दोस्त, तो आप प्लीज मेरे भाई कमेंट करो, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, अब इसमें कोई कहने वाली बात है, अब बताइए। तो किलोवाट घंटा यार विद्युत ऊर्जा का है ना, याद रखना कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, जी नहीं सर। बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर है। तो एक विद्युत यूनिट यार क्या, कितना बार आपको पढ़ाया है मैंने, कितना बार, कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जबकि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, याद रखना मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का कोयला से बढ़कर क्या यार एग्जाम्पल हो सकता है। जीवाश्म ईंधन जो है का उदाहरण कोयला एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, बायोगैस है। और फिर देखो इसी के आधार पे आपसे ये क्वेश्चन किया है, क्या बोला है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस का उत्पाद होता है। तो जब बायो, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं ना। थोड़ा यार तबीयत खराब है मेरा दोस्त, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है ना, थोड़ा सा यार वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। तो बायोगैस किसका मतलब कि हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोबर से। तो बायोगैस का उत्पाद किससे होता है, गोबर से होता है। अब अगला प्रश्न है कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना सर, तो आप बताइए कि क्या हमको प्राप्त होगा। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सर, याद कर लीजिएगा कि NO2 और O2। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या क्या मिलेगा, तो NO2 और O2 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न सर बहुत ही आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको दिख लीजिए एकदम सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ 5s2 है, यहाँ आपके सामने 10s2 है, यहाँ 7s2 है, और ये आपके सामने क्या है, 2s2 है। तो धोबन सोडा, और कौन सोडा बुआ रे, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10s2O। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं। और अब देखो, अब ये जो आपका अगला प्रश्न है ना मेरे दोस्त, वो कह रहा है कि लोहा से जिंक को
लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो जब लोहा से अगर जिंक को हम लोग लेपित करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिकरण बोलते हैं। इसको याद रखना, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम भी आई क्वेश्चन ही आपके लिए है, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? थोड़ा सा प्रश्न को आप देख सकते हो कि गंधीय सूचक नहीं है, मतलब ये जो चार आपके सामने प्रश्न दिख रहा है ना, ये चार प्रश्न यही बोलना चाह रहा है कि इसमें से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो देखिए, सूचक के बारे में आप लोग जानते हैं कि सूचक वह पदार्थ है जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी विलयन वो अम्लीय है कि क्षारीय है। अम्लीय या फिर क्षारीय को हम लोग सूचक के जरिए पता लगाते हैं, लेकिन अब ये बोल दिया गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक मतलब क्या होगा? गंध के जरिए पता लगाएंगे। तो देखो, अब अगर आप ऑप्शन को देखोगे ना, तो देखो जो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो इसको थोड़ा सा हम मतलब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये देखो, तो देखो ये वैनिला तो अपने आप में एक क्या होता है? सुगंध वाला पदार्थ होता है, तो ये भी होगा। प्याज से भी पता हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, तो ये देखिए आपके लौंग का जो तेल है इससे भी पता हो जाएगा। लेकिन ये जो शकरकंद है ना, ये शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। अगर आए नहीं ये क्वेश्चन तो याद रखना कि वैनिला गंधीय सूचक है, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है, लेकिन आपका शकरकंद नहीं है, ठीक है ना? चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न आपको शो हो रहा होगा। थोड़ा इसको हम करते हैं सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर करते हैं। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो ये जो आपका H2SO4 है ना मेरे दोस्त, ये आपका द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है ना? क्योंकि देखो इसमें SO4 मतलब क्षार वाला भी है और ये आपका अम्ल भी है, ठीक है ना? अब देखिए, अब आपके सामने एक और प्रश्न है जो कि बोल रहा है पोटास एलम होते हैं। तो देखो ये जो पोटास एलम का अगर मेरे भाई हम बात करते हैं ना, तो ये पोटास एलम क्या हो जाते हैं? ये आपका हो जाएगा एक